हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कुमार बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को दोस्तों, जो आपके बार बार पूछे गए हैं और जिनकी बहुत बहुत पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आराम से दोस्तों आप क्वेश्चन को देखेंगे और सभी क्वेश्चन दोस्तों आप नोट करेंगे। देखिए दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिखता है दोस्तों आपको, आईयूपीएसी का पूरा नाम आपको बताना है। आपको पता होगा दोस्तों, केमिस्ट्री में जब भी आप पढ़ते हैं तो जो आपके तत्वों के नाम होते हैं, एलिमेंट्स के नाम होते हैं दोस्तों, वो आपके आईयूपीएसी के फॉर्म में खासतौर पर दोस्तों आपको मिलते हैं। तो आपको बताना आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म ऑफ आईयूपीएसी ये आपका दोस्तों इंटरनेशनल केमिस्ट्री यूनिट होगा, या इंटरनेशनल यूनिट ऑफ एंटी केमिस्ट्री होगा, या फिर इंटरनेशनल यूनिट ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री होगा, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है इंटरनेशनल यूनिट ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आप, परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में किसे माना जाता है। आपको बताना है दोस्तों, विच वन इज टेकन एज एटॉमिक मास यूनिट। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो भी आप द्रव्यमान को देखते हैं, जब आप द्रव्यमान को देखते हैं दोस्तों किसी भी पार्टिकल की, तो इसके लिए दोस्तों बेसिक जो यूनिट है, जो इकाई है, वो क्या होती है आपको बताना है। वो आपका C14 होता है, या C12 होता है, या हीलियम 4 होता है, या फिर H1 होता है। ये दोस्तों आपका होता है C12 मतलब दोस्तों आपका कार्बन 12 है। कार्बन 12 दोस्तों एक प्रकार से कार्बन का क्या हो गया, समस्थानिक हो गया। समस्थानिक कहने का मतलब दोस्तों आपका आइसोटोप हो गया, जिनके दोस्तों आपके क्रमांक समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, उनको आप समस्थानिक कहते हैं। तो ये आपका दोस्तों C12 क्या है, इसको दोस्तों लिया गया है एक प्रकार से द्रव्यमान के लिए दोस्तों। इसका देखिए आप 1/12 आप देखते हैं, जब भी आप द्रव्यमान देखते हैं दोस्तों, तो वो दोस्तों आप कार्बन 12 का ही लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता माने जाते हैं। आपको बताना है दोस्तों, हु इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एटॉम मॉडल। दोस्तों आपको बताना है, जो एटॉम का मॉडल दिया गया दोस्तों, वो प्राथमिक रूप से किसने दिया आपको बताना है। ये दोस्तों आपका ऋषि कणाद ने, या जॉन डाल्टन ने, या रदरफोर्ड ने, या नन ऑफ दीज। दोस्तों यदि आप विज्ञान की बात करें, साइंस की बात करें दोस्तों, जो आपको आंसर देना होगा वो आपका होगा जॉन डाल्टन, जिन्होंने 1808 में दोस्तों 1808 में ये दिया था, मॉडल दिया था दोस्तों सर्वप्रथम। इससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे शास्त्रों में देखें तो आपको मिलेगा, ऋषि कणाद ने दोस्तों बहुत पहले ही बता दिया था कि परमाणु सबसे छोटा वाला पदार्थ का कण होता है। लेकिन जॉन डाल्टन ने बताया था दोस्तों कि इसको विभाजित किया जा सकता है, जो कि आपको मालूम होगा, इलेक्ट्रॉन आपके चारों ओर होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके नाभिक में होते हैं, और ये आपके ऋणात्मक होते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन, और जो प्रोटॉन होते हैं वो आपके धनात्मक होते हैं, और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो आपके उदासीन होते हैं। तो ये सब व्याख्यान दिया गया था, तो इसीलिए जॉन डाल्टन को प्राथमिक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आप, लिटमस विलयन का रंग मूल रूप से कैसा होता है। आपको बताना है दोस्तों, इनिशियली कलर ऑफ लिटमस सॉल्यूशन। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको पता होगा लिटमस का प्रयोग आप करते हैं दोस्तों खासतौर पर टेस्टिंग के लिए दोस्तों। खासतौर पर दोस्तों आप अम्लों और क्षार का पता लगाते हैं, इसके आधार पर एसिड और बेस का दोस्तों आप पता लगाते हैं। तो बैगनी होगा, नीला होगा, पीला होगा, लाल होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो प्राथमिक तौर पर जो लिटमस होता है दोस्तों, वो आपका बैगनी होता है, बैगनी अर्थात वॉयलेट होता है दोस्तों। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। और यदि दोस्तों आप देखिए, जब आप अम्ल में मिलाते हैं तो आपको पता होगा दोस्तों, अम्ल में आपको बताया था हमने ने ल करके आप याद रख सकते हैं। अर्थात दोस्तों अम्ल जो है नीले को लाल करता है, और वैसे ही दोस्तों जो आपका क्षार होता है वो आपका लाल को नीला करता है। तो इस प्रकार से आप इनमें अंतर पता लगा सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बार बार आता है कि बताइए अम्ल की पहचान आप कैसे करते हैं, या फिर आपका नीला लाल हो जाता है तो कौन सा वाला सोल्यूशन होगा। तो ये आप दोस्तों आराम से बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा दोस्तों बेसिकली बैगनी कलर का होता है, आप कह देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आप, किस गैस के कारण पाव रोटी या केक फूल जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा पाव रोटी या फिर आप केक को देखते हैं दोस्तों, उसे हीट देने पर फूलता है। तो क्यों फूलता है आपको बताना है। विच वन गैस ड्यू टू ब्रेड, और यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस्टेक है, और केक एक्सपेंड। आपको बताना दोस्तों किसके कारण होता है एक्सपेंड, ये नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन या हाइड्रोजन। ये दोस्तों आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण दोस्तों, CO2 के कारण। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आप, निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से पाया जाता है।
आपको बताना है दोस्तों विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डेफिनेटली प्रेजेंट इन एसिड। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपके अम्ल होते हैं, एसिडिक नेचर होता है दोस्तों, वहाँ पर आप क्या देखते हैं उनका पीएच जो होता है दोस्तों, उनमें दोस्तों आपकी एच आयन की सांद्रता यहाँ पर ज़्यादा होती है। तो आप कह देंगे दोस्तों यहाँ पर सोडियम या सल्फर या क्लोरीन या हाइड्रोजन, या आपका हाइड्रोजन निश्चित तौर पर दोस्तों पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। और वैसे ही दोस्तों यदि आप बेस की बात करें, क्षार की बात करें दोस्तों, वहाँ पर OH आयन मुख्यतया होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी विलयन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है उसका पीएच मान उतना ही क्या होता है आपको बताना है। इन एनी सॉल्यूशन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ हाइड्रोनियम आयंस वैल्यू ऑफ पीएच इज। सबसे पहले दोस्तों आपको हाइड्रोनियम आयन का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। ये दोस्तों आपका होता है H3O+, कभी आपका हो सकता है पूछा जाए। तो ये दोस्तों आपका हाइड्रोनियम आयन कहलाता है। तो इसकी मात्रा मान लीजिए दोस्तों आपका सॉल्यूशन में बढ़े, सांद्रता बढ़ने का मतलब है कि इसकी मात्रा बढ़े, तो वहाँ पर दोस्तों जो आपका नेचर होगा सॉल्यूशन का, उसमें पीएच का मान क्या होगा। पीएच का मान दोस्तों आपको पता होगा, पीएच का बार बार आ रहा है, देखिए बार बार क्वेश्चन आता है। ये दोस्तों आपका वेरी करता है 0 से लेके दोस्तों 14 तक स्केल होती है। इसमें दोस्तों आपका 7 पर उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, जहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पर पानी को ले सकते हैं, शुद्ध पानी को। और इससे नीचे को जब आप आते हैं दोस्तों, कम होने का मतलब है 7 के नीचे को आप आएंगे तो आप कम होना बोलेंगे, अधिक होना बोलेंगे तो आपका 7 के ऊपर जाएंगे। तो देखिए जब आपका कम होगा तो आपका एसिड में जाएगा, एसिड में नीचे को जाएगा दोस्तों। और यदि ज़्यादा होगा तो वो आपका बेस में जाएगा, अर्थात क्षार में जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका कौन सा वाला हो जाएगा, कम होगा, बढ़ेगा, शून्य होगा या कोई प्रभाव नहीं। यहाँ पर दोस्तों कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर पहला वाला हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपका हाइड्रोनियम आयन बढ़ेगा तो अम्लीयता बढ़ेगी दोस्तों, अम्लीयता बढ़ेगी तो पीएच मान क्या होगा, कम होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आप टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा वाला है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका बार बार आता है कि बताइए टमाटर में कौन सा पाया जाता है, इमली में कौन सा पाया जाता है, या फिर और भी दोस्तों आपके खाद्य पदार्थों में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना एसिड प्रेजेंस इन टोमेटो। ये आपका दोस्तों ऑक्जेलिक एसिड होगा या लैक्टिक एसिड होगा या मेथनोइक एसिड होगा या फिर एसिडिक एसिड होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला वाला आपका सही हो जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड। और वैसे ही दोस्तों जो आपका लैक्टिक एसिड होता है ये आपका दोस्तों खट्टे दूध में पाया जाता है। आप दूध में या फिर आपको देखिए पूछा जाता है दूध या दही में कौन सा वाला अम्ल पाया जाता है, तो आप बता देंगे दोस्तों लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जो कि आपका लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु के कारण दोस्तों होता है, जो कि आपका दूध से दही बनाने वाला जो आपका जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस, उसी के द्वारा दोस्तों ये होता है। और वैसे ही दोस्तों आपका मेथोनिक एसिड जो आपका होता है वो काहे में होता है, ये आपका दोस्तों बिच्छू के डंक में या फिर दोस्तों आप कहेंगे चींटी के डंक में भी आपका होता है, चींटी के डंक में भी दोस्तों आपका यही एसिड होता है। और वैसे ही दोस्तों आपका एसिडिक एसिड जो होता है CH3COOH, ये दोस्तों आपका होता है किसमें, सिरके में दोस्तों। तो ये आपका सिरके में होता है। सिरके को दोस्तों कभी एसिडिक एसिड भी बोल दिया जाता है, तो आप ध्यान देंगे, ये भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आप क्रिकेट की गेंद पकड़ने में खिलाड़ी अपना हाथ पीछे को ले जाता है, एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आप भौतिकी के क्वेश्चनों को देखते हैं। आपको बताना दोस्तों, अ क्रिकेट प्लेयर बैक हिज हैंड टू कैच अ क्रिकेट बॉल इज एग्जाम्पल ऑफ। आपने देखा होगा दोस्तों एक खिलाड़ी क्या करता है, जब गेंद आती है तो अपने हाथों को दोस्तों क्या करता है, गेंद यहाँ से आई तो हाथों को दोस्तों पीछे को हटा देता है, अपनी पोजीशन के जहाँ पर गेंद आएगी वहाँ से दोस्तों क्या करेगा, पीछे को ले जाएगा। तो पीछे को कर देगा, बैक कर देगा दोस्तों। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे उसके हाथ में चोट नहीं लगती। तो ये एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल आपको बताना है, द्रव्यमान संरक्षण का, या गति का तृतीय नियम, या गति का द्वितीय नियम, या गति का प्रथम नियम। ये दोस्तों आपका एग्जाम्पल होता है गति का द्वितीय नियम। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन दोस्तों। जो आपको पता होगा तीनों गतियों के नियमों के दोस्तों आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए। यदि आप प्रथम नियम की बात करें दोस्तों, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, मान लीजिए कोई गेंद है, वो दोस्तों मैदान में लुढ़कती है, तो लुढ़कती जाएगी दोस्तों, तो आगे जाके खुद ही रुक जाती है। तो रुक जाने का मतलब क्या हुआ, लगातार दोस्तों एक ऐसा बल होता है जो कि इसका विरोध करता है। इसे आप दोस्तों एक गुण कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। तो वो दोस्तों आपका लगातार विरोध करेगा तो आगे जाके गेंद रुक जाएगी। तो एग्जाम्पल प्रथम का हो गया। वैसे आपने द्वितीय का देख लिया। और वैसे ही दोस्तों यदि आप तृतीय का करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल इसके तो बहुत सारे पूछे भी जाते हैं, जैसा कि आपका रॉकेट का ऊपर को उड़ना हो गया, या फिर ज़मीन पर आदमी का चलना हो गया दोस्तों। अर्थात जो आप क्रिया करते हैं दोस्तों, उसी की प्रतिक्रिया आपके ऊपर होती है। तो उसी को आप दोस्तों बोलते हैं गति का तृतीय नियम।
तो इसके एग्जाम्पल भी आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दो वस्तुओं के संवेग का योग टक्कर के पहले और बाद में क्या होता है आपको बताना है। इन द केस ऑफ टू ऑब्जेक्टिव कोलिजन, समीशन ऑफ देयर मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। दोस्तों यहाँ पर देखिए, माना आपका m1 द्रव्यमान की एक वस्तु है और एक दोस्तों आपकी m2 द्रव्यमान की वस्तु है। अब देखिए, मान लीजिए इनका कोलिजन हुआ दोस्तों, टक्करें हुई और बाद में मान लीजिए दोस्तों m1 द्रव्यमान की वस्तु यहाँ पर पहुँची और m2 वाली दोस्तों यहाँ पर पहुँची। तो यहाँ पर आपका देखिए, मान लीजिए आपका पहले वेलोसिटी इनकी v1 थी, इसकी v2 थी और बाद में v1 डैश थी और ये v2 डैश थी। इसका जो आपका होता है दोस्तों फॉर्मूला होता है, मोमेंटम मतलब दोस्तों आपका संवेग, संवेग मतलब आपका द्रव्यमान गुणा वेग। तो m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर दोस्तों आपका होता है हमेशा ही m1 v1 डैश और प्लस दोस्तों आपका m2 v2 डैश। अर्थात दोस्तों जो आपका संवेग होगा वो क्या रहता है दोस्तों, उनका योग क्या रहता है, संरक्षित रहता है, अर्थात कंजर्व रहता है। तो आप कह देंगे दोस्तों कंजर्व रहेगा, संरक्षित रहेगा। ऑप्शन नंबर पहला वाला आपका सही हो जाएगा। लेकिन बशर्ते दोस्तों एक कंडीशन यहाँ पर होनी चाहिए। कंडीशन क्या होनी चाहिए दोस्तों, इस पर कोई भी और असंरक्षित बल कार्य नहीं करना चाहिए। असंरक्षित कहने का मतलब दोस्तों आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपका नहीं लगना चाहिए। जैसा कि आपका देखिए घर्षण होता है, मान लीजिए आपने कोई बॉडी ली, यहाँ पर टक्कर मारी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों यदि आपका और भी फोर्सेस कोई लगेंगे, जैसा कि आपका घर्षण या फिर आपका कोई अन्य बल है, तो यहाँ पर दोस्तों इनके मोशन में, इनके दोस्तों मोमेंटम में चेंज आ जाएगा, तो वहाँ पर आपका बराबर नहीं रहेगा। तो आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में प्रतिरोध डैश है। अर्थात आपको बताना है दोस्तों, इन मूविंग बॉडीज रेजिस्टेंस इन देयर इनिशियल पोजीशन। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका टू चेंज देयर इनिशियल पोजीशन होगा, यहाँ पर टू चेंज देयर इनिशियल पोजीशन होगा दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको बताना है कि वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में प्रतिरोध को क्या कहते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, कोई भी वस्तु गति करती है तो वो दोस्तों एक प्रकार से प्रतिरोध करती है। अर्थात दोस्तों आपको बल लगाना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है। धक्का देने का मतलब क्या हुआ, उसका कोई अंदर से विरोध कर रहा है और आप बाहर से दोस्तों उसको आगे को पुश कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो विरोध करने वाला जो गुण होता है उसे आप क्या कहते हैं। ये आपका आवेग होगा या भार होगा या जड़त्व होगा या फिर घर्षण होगा। ये दोस्तों आपका होता है जड़त्व। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। इनर्शिया दोस्तों आप इसे बोलते हैं। और आपने जो प्रथम में देखा दोस्तों, प्रथम लॉ में देखा था गति की, तो वहाँ पर दोस्तों आपका इनर्शिया ही कहलाता है। वो आपका जड़त्व नियम भी आप कहते हैं प्रथम नियम को गति के, आप याद रखेंगे। तो वहाँ पर यही बात कही जाती है दोस्तों, जब तक किसी वस्तु पर आप कोई बाह्य बल नहीं लगाते तब तक वो अपने मूल रूप में रहती है। मूल मतलब अपने इनिशियल फॉर्म में रहेगी, अर्थात प्रारंभिक अवस्था में रहेगी। मान लीजिए आपका गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, और विराम अवस्था में है दोस्तों तो विराम अवस्था में ही रहेगी। कब तक रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो ये प्रॉपर्टी दोस्तों जड़त्व की कहलाती है। जड़त्व या फिर आप कहें दोस्तों द्रव्यमान, क्योंकि द्रव्यमान दोस्तों एक प्रकार से जड़त्व की माप को ही बताता है। जितना ज़्यादा दोस्तों आपका द्रव्यमान होगा उतना ही ज़्यादा जड़त्व का मान भी होगा। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए द्रव्यमान और जड़त्व का क्या संबंध है, तो ये आपको यहाँ पर समझना है। और जड़त्व का मात्रक भी दोस्तों आपका ऐसा ही मात्रक देखेंगे तो आपका वही होगा जो द्रव्यमान का होगा, अर्थात किलोग्राम होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु की गति। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका बहुत पूछा गया है एग्जाम में। आपको बताना है मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो आपकी फ्रीली गिर रही होती है कोई बॉडी दोस्तों नीचे को, तो उसका मोशन, उसकी गति कैसी होती है आपको बताना है। समान त्वरित गति या समान वृत्तीय गति या समान घूर्णन गति या फिर एक समान वेग। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है समान त्वरित गति दोस्तों, समान एक्सेलरेटिव दोस्तों मोशन होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, ये आप ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है। आपको बताना है दोस्तों एग्जाम्पल ऑफ सिंपल सर्कुलर मोशन। आपको बताना है दोस्तों एक सिंपल सर्कुलर मोशन जो आपका होता है वो कौन सा होता है आपको बताना है। घड़ी की सुई की गति या सरल रेखा में साइकिल की गति या फिर पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति या पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता हुआ उपग्रह। इनमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी वाला जो आपका दिखता है एक एग्जाम्पल है दोस्तों वृत्तीय गति का। इससे ऊपर वाले दोस्तों आपके अलग अलग हैं। आपको पता होगा चंद्रमा जो है एक प्रकार से दोस्तों पृथ्वी जो आपकी दीर्घ वृत्ताकार है उसके चारों ओर घूमती है, और वैसे आपका सरल रेखा में साइकिल की गति दोस्तों आपका रेखीय गति कहलाएगी। रेखीय गति होगी दोस्तों एक सरल रेखा में। और वैसे दोस्तों घड़ी की सुई जो घूमती है वहाँ पर दोस्तों आपका वर्तुल गति होती है। वर्तुल गति दोस्तों, या फिर आप साइकिल के पहिए को देखें तो वहाँ पर भी दोस्तों वर्तुल होती है। तो ये दोस्तों आपके अलग अलग गतियों के प्रकार हैं, ये आपको पता होने चाहिए।
तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे दोस्तों, अच्छे लगे होंगे। यदि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको लगातार बताते रहेंगे दोस्तों। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।